हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। हम देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी कैसे फैली। और अगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पता हो तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा लोग क्रिश्चियंस हैं। अराउंड 2 बिलियन, 2.3 बिलियन समथिंग पॉपुलेशन आपकी क्रिश्चियंस है। और इसके बाद बात करें तो इस्लाम आता है 1.8 बिलियन। उसके बाद बात करें तो आपके ऐसे लोग आते हैं जो कि एथिस्ट वगैरह हैं, अनएफिलिएटेड ग्रुप्स भी बोलते हैं उनको, अराउंड 1.2 या 1 बिलियन के आसपास है। और फिर हिंदुइज्म आता है आपका 1 बिलियन के आसपास। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं ये वाले चैप्टर को। द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी वॉज अ मेजर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। इट वॉज अ रिलीजियस फेथ ऑन द लाइफ एंड द टीचिंग्स ऑफ द जीसस क्राइस्ट। बोलता है कि जो मेडिवल पीरियड था, देखिए हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहला होता है आपका एंशियंट पीरियड, सेकंड नंबर पे आता है आपका मेडिवल पीरियड, थर्ड नंबर पे आता है आपका मॉडर्न पीरियड। जो एंशियंट है वो आपका कह सकते हो, जो आपके मेसोपोटामिया और ये सब आपके सिविलाइजेशंस आप देखते हो उन सब के लिए है। तो जो भी 8th सेंचुरी है और उसके पहले की भी जो आप घटनाएं देखते हो, उसके पहले वाला जो पीरियड है आप बोल सकते हो कि एंशियंट हो गया। और जो मेडिवल पीरियड है वो आपका कहीं ना कहीं 8th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ और 16 17 18 सेंचुरी तक वैरी करता है। कि कुछ लोग अपनी हिस्ट्री में बोलते हैं कि सिक्स से लेके 6 सेंचुरी से लेके आपका 16 सेंचुरी तक हो गया, 18 सेंचुरी तक हो गया। तो एक मोटा मोटा फिगर आप मेडुअल पीरियड का ये ले सकते हो कि 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक का जो टाइम है वो आपका मेडुअल पीरियड हो गया। 18th के बाद का जो भी टाइम है वो आपका मॉडर्न पीरियड हो जाता है और उसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, तो 18th सेंचुरी के बाद जो भी वर्ल्ड में हुआ वो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है। इट वॉज अ रिलीजियस फेथ बेस्ड ऑन द लाइफ एंड द टीचिंग्स ऑफ द जीसस क्राइस्ट। एक रिलीजियस फेथ था जो कि जीसस क्राइस्ट में उनकी लाइफ में जो भी हुआ और उनने जो भी टीचिंग्स दी उस पर बेस्ड था। द बाइबल इज अ हॉली बुक ऑफ द क्रिश्चियंस एंड इट हैज टू पार्ट्स। वन इज ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा है न्यू टेस्टामेंट। तो बोलता है जो बाइबल है वो एक हॉली बुक है क्रिश्चियंस के लिए और वो दो पार्ट्स में है। एक है ओल्ड टेस्टामेंट, एक है न्यू टेस्टामेंट। तो जैसा कि हमने देखा कि जो जीसस है उनको क्रूसीफाई कर दिया जाता है और जब ऐसा किया जाता है तो लोग सोचते हैं कि हमने जो जीसस थे, क्योंकि वो हमारे रिलीजन में बहुत सारे डिफरेंसेस लेके आ रहे थे, तो हमने उनको मतलब मार के क्या किया, कहीं न कहीं एक मैसेज दिया कि अब जो भी ऐसा आदमी अगर ऐसे कोई रिफॉर्म्स लाने की कोशिश वगैरह करेगा तो उसका अंजाम ये होगा, है ना? ये सोच के जूस ने उन्हें मार दिया था। लेकिन रियलिटी में यही चीज़ आगे चल के जूस के लिए प्रॉब्लम खड़ी करती है, क्योंकि जो जीसस थे, उनकी फॉलोइंग जो थी, फॉलोवर्स जो थे, उनमें कोई कमी नहीं आती है, उल्टा वो तो बढ़ते ही जाते हैं। यहाँ पे लिखता है कि it did not fade away with the crucifixion of the Jesus Christ. After Jesus died, his teachings were spread by his followers. उनकी जो टीचिंग्स थी वो उनके फॉलोअर्स फैलाते हैं। एस टी जॉन एंड एस टी पॉल, इसलिए आपका जो स्कूल वगैरह भी होगा, जो भी ये क्रिश्चियंस होते हैं, मिशनरीज होते हैं, तो ये एस टी जॉन, एस टी पॉल, इन नाम से ही स्कूल वगैरह अपना स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप किसी मिशनरी स्कूल के ही होगे, तो फिर एस टी जॉन, एस टी पॉल ऐसे करके ही आपका स्कूल का नाम होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, it was St. Paul who played an active role in the spreading of Christianity in the Roman Empire. He was the first to encourage non-Jew to become Christians. देखो, जो नॉन जूस पीपल थे उनको क्रिश्चियंस बनाने का यहाँ पे एक नया ट्रेंड शुरू होता है और जो रोमन एम्पायर है वो इसकी लीड पे होता है। तो जो रोमन एम्पायर है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है आपका स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी के लिए। द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द रोमन एम्पायर invited the worth of the rulers, द emperors such as नीरो, और यहाँ पे कोई सेकंड नाम है आप देख लीजिएगा इसको, एज द रेबल्स। दे रिफ्यूज द वर्शिप ऑफ द रोमन गॉड्स, thousands were tortured and many were killed। तो देखो, जब भी कोई भी एक रिलीजन नया या फिर कोई भी रिलीजन बनता है और उसका स्प्रेड होता है तो कहीं ना कहीं वहां पे बहुत सारे वॉर्स वगैरह लड़ने पड़ते हैं, लोगों को समझाना पड़ता है कुछ टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए। तो बहुत सारे यहाँ पे किलिंग्स वगैरह हमें देखने को मिली थी जब हो रहा था स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं, इम्पीरियर कॉन्स्टेंटाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है और कह सकते हो कि इन्हीं ने सबसे ज्यादा स्प्रेड किया आपका क्रिश्चियनिटी को। इनके बारे में आगे भी बहुत डिटेल में बताया है, इनको अच्छे से पढ़ेंगे। द परसेक्शन ऑफ द क्रिश्चियंस ended around the 4th century when when an emperor Constantine became the first Roman ruler embrace the Christianity.
बोल रहे हैं ये पहले रूलर थे जिनने एम्ब्रेस यानी और बढ़ावा दिया क्रिश्चियनिटी को। ही टुक सेवरल स्टेप्स टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। इनने बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिए कि हम क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर सके। ही ग्रांटेड क्रिश्चियंस टू द फ्रीडम। इनने फ्रीडम दिया वर्शिप करने का क्रिश्चियंस को। ही गेव इंपॉर्टेंट जॉब्स टू क्रिश्चियंस। देखो, जितने भी क्रिश्चियंस थे उनको इंपॉर्टेंट जॉब, कहीं ना कहीं अगर आप किसी को भी जॉब वगैरह देते हो तो वो एक पावर है। तो क्यों ना अगर एक जॉब दे दी गई यानी एक पावर दे दिया गया। तो ही गेव इंपॉर्टेंट जॉब टू द क्रिश्चियंस। ही डिक्लेयर्ड संडे एज अ पब्लिक हॉलीडे। संडे को पब्लिक हॉलीडे बना दिया ताकि सब लोग चर्च वगैरह जा सके, पीपल अटेंड चर्च। ही ऑल्सो बिल्ड मैनी चर्चेस, और इनने बहुत सारे चर्चेस बनाई। ये पूरा काम किसका? एक अकेले इम्पीरियर का है जो कि रोमन एम्पायर का किंग है उस समय का, कॉन्स्टेंटीन। ठीक है। शिफ्ट ऑफ द कैपिटल, इनने जो अपना कैपिटल है वो शिफ्ट करके दूसरी जगह पे भी किया था। इन 1330 सेंचुरी, 330 है सॉरी, इन 330 सेंचुरी, यानी ये जो बात हो रही है वो जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 330 साल बाद की बात है। ठीक है, 330 साल बीत गए हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ को, उसके बाद का है। जो सीई होता है वो सेंचुरी होता है। Emperor Constantine shifted the capital from the Rome to the ancient city of the Byzantium। जो इनका ये था कैपिटल, वो इनने कॉन्स्टेंटीन से शिफ्ट करके रोम, जो कॉन्स्टेंटीन थे वो एक राजा थे, उनने क्या किया कि उनका एक साम्राज्य पहले रोम में जो था उसको वहां से शिफ्ट करके बाइजेंटीन, यहाँ पे जो एम्पायर है उसमें शिफ्ट कर दिया था। दिस वॉज बिकॉज ही बिलीव दैट द रोमन एम्पायर हैड बिकम टू बिग टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड एफिशिएंटली। जो रोमन एम्पायर था वो बहुत बड़ा था, तो उसको मतलब इनके हिसाब से सहूलियत नहीं रही होगी, तो इनने खुद के जो कैपिटल है उसको शिफ्ट कर दिया। पहले ज़माने में जब इंडिया वगैरह का अगर आप एग्जांपल ले लो, तो भी लोग बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जगहों पे अपना कैपिटल वगैरह बनाते थे और शिफ्ट भी करते थे। मान लो एक जगह पे वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेट करने में, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे अपने आप को शिफ्ट कर लेते थे। The new capital was named कॉन्स्टेंटिनोपोल, मॉडर्न डे इस्तांबुल। जो ये कॉन्स्टेंटिनोपोल है वो आज के डेट पे इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। और उस समय जो इनने कैपिटल शिफ्ट करी थी तो उसका नाम रख दिया था कॉन्स्टेंटिनोपोल। और जो सिटी थी उसका ओरिजिनल नाम देखो, उसका ओरिजिनल नाम वहाँ पे बाइजेंटीन था। तो बाइजेंटीनियम यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे वैसे बाइजेंटीन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे लिखा भी है बाइजेंटीन। तो हाँ, इसको मतलब बाइजेंटीनियम करके कोई एक जगह थी जिसको इनने अपना पहले कैपिटल बनाया, फिर बाद में उनने उसका नाम चेंज करके कॉन्स्टेंटिनोपोल रख दिया, और आज के डेट पे इसका नाम इस्तांबुल है। इट बिकेम मेजर कॉमर्शियल सेंटर। कॉन्स्टेंटिनोपोल वुड लेटर बिकेम द कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर विच वुड बी नोन एज बाइजेंटीन एम्पायर। आगे चल के इसी को बाइजेंटीन एम्पायर बोल दिया गया। इन 391 सेंचुरी, वन ऑफ द कॉन्स्टेंटीन सक्सेसर एम्पियर थीडो, थीडो, इसको ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हो कि थीडो, थीडोसो, ये सी एस, ठीक है, इसको जो भी प्रोनाउंस करना है कर लेना। थीडोइसियस, मैं इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ थीडोसियस, थीडोसियस, थीडोसियस पढ़ सकते हैं इसको। मेड क्रिश्चियनिटी द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर। तो ये जो थीडोसियस थे, इनने इसको ऑफिशियल रिलीजन बना दिया। इनके जो भी सक्सेसर थे उनने क्या किया कि ऑफिशियल रिलीजन ही बना दिया क्रिश्चियनिटी को। ठीक है, इनका प्रोनाउंसिएशन जो भी है वो आप देख सकते हो। देखो, जो नाम होते हैं पुराने वो वेरी करते हैं। ठीक है, कई लोग इनको कुछ और बुला सकते हैं। हम लोग जो हैं इस वाली वीडियो में जब भी इनका अगर आगे चल के नाम आएगा तो हम इन्हें थीडोसियस करके बुलाएंगे। ठीक है, मेडवल मेडवल यूरोप की बात करते हैं। मतलब जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो मेडवल यूरोप में क्या क्या चल रहा है उसको देखते हैं। मध्यकालीन यूरोप इसको बोल सकते हैं। The medieval period in the Europe witnessed a number of the events such as the decline of the ancient Roman Empire, the rise of the feudalism। feudalism का क्या मतलब है वो नेक्स्ट पेज पे भी समझेंगे। ये जो पूरा सिस्टम होता है ये आपका लैंड से रिलेटेड होता है, पीस ऑफ लैंड। द राइज ऑफ द चर्च एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन एंड द राइज ऑफ द इस्लाम, जो कि हमें चैप्टर थर्ड में पढ़ना होगा। द क्रूसेड्स एंड सो ऑन। डिक्लाइन ऑफ द एंशिएंट रोमन एम्पायर, अब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होता है उसके बारे में देखते हैं। Around 200th century, the Roman Empire began to decline. There were many causes for the decline of the Roman Empire, such as corrupt ruler, frequent outbreaks of the civil war, infighting among the soldiers, and so on. However, the chief cause for the decline was the attack of the Germanic tribes। कुछ जर्मन्स थे जो कि रोमन एम्पायर पे अटैक किया करते थे। इसमें आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वंडलाज आ गए, फ्रेंक्स आ गए यहाँ पे। तो ये सब कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इनको बारबेनियन बोला जाता था। तो ये जो बारबेनियंस थे ये अटैक किया करते थे
छोटे-छोटे गुट थे ये। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि आते थे और यहाँ रोमन एम्पायर क्योंकि एक वेल्दी सेक्टर था तो वहां से थोड़ी-थोड़ी चीजें लूट के अपने यहाँ पे लेके जाया करते थे। दे plundered the treasures, killed and enslaved many Romans and destroyed many buildings, और बिल्डिंग्स वगैरह भी डिस्ट्रॉय कर देते थे। The final blow came in the 476 century when a Barbanian chief called Odoacer made himself the king of the Italy and forced the last emperor of the Rome to give his crown। तो ओडासर करके कोई एक बारबेनियन थे जो कि क्या करते हैं कि इटली के किंग बन जाते हैं और जो लास्ट emperor थे रोम के उनसे उनका क्राउन छीन लेते हैं। Many historians considered this to be the end of the Roman Empire. By around 500 century, Barbarian had craved out their own independent kingdoms and settled down. 500 सेंचुरी तक ये लोग यहाँ पे सेटल हो चुके थे। द लार्जेस्ट बारबेनियन किंगडम वॉज क्रिएटेड बाय द फ्रैंक्स। तो ये जो फ्रैंक्स थे इनने सबसे ज्यादा बड़ा यहाँ पे बारबेनियन किंगडम को फॉर्म किया था। इम्पैक्ट ऑफ द बारबेनियन इन्वेजन, ये जो छोटे छोटे बारबेनियंस थे जो कि आके ग्रुप्स थे जो कि आके अटैक करते थे रोमन एम्पायर को, इसकी वजह से रोमन एम्पायर को बहुत ज्यादा नुकसान होता था। The Barbarians invasions left the Rome a city of the ruins। तो बोलता है कि जो सिटी थी वो कहीं ना कहीं बंजर बन गई। द इन्वेजन वीकेंड द अथॉरिटी ऑफ द रोमन रूलर्स बिकॉज दे फेल टू चैलेंज द इन्वेडर्स। ये लोग इन देखो छोटे छोटे जो ये होते हैं ग्रुप्स होते हैं, ये जब अटैक वगैरह करते हैं तो कहीं ना कहीं जो बड़ा राज होता है वो थोड़ा सा टूटने लगता है, तो वही यहाँ पे भी हुआ। Trade declined due to the violent political condition. The most important impact of these invasions was the rise and the spread of the feudalism, which lasted various form across the Europe for the hundred of years। जमींदारी का एक यहाँ पे सिस्टम आ गया था, कहीं ना कहीं पीस ऑफ लैंड का जो सिस्टम है वो आ गया था। इसके बारे में देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जो फुडवालिज्म है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सबसे ऊपर आपके किंग होंगे, किंग आपके जो होंगे उनके पास पूरी लैंड है। आई ओन ऑल द लैंड इन द कंट्री, ये फुडवालिज्म को समझा रहा है कि फुडवालिज्म है क्या। मैं यहाँ की सारे जो भी लैंड है इस कंट्री की उसको ओन करता हूँ, यानी उसका ओनर हूँ, ये आपके किंग है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं नोबल्स, थर्ड पे नाइट्स, फिर आते हैं सर्फ्स। नोबल्स में आते हैं आपके राज दरबार के लोग जो भी वहाँ पे रहते थे। तो ये लोग सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते थे किंग की फैमिली को, जिसकी वजह से इनको पीस ऑफ लैंड दिया जाता था। फिर आते थे नाइट्स जो कि आपके सोल्जर्स होते थे जो कि आपके मिलिट्री का सर्विस का काम करते थे और बदले में इनको पीस ऑफ लैंड दिया जाता था। फिर आते थे आपके सर्फ्स, ये टैक्स वगैरह पे करते थे किंग को और उसके बदले में इनको जो भी थोड़ा मोड़ा लैंड है वो होता था। Rise of the feudalism, after the fall of the Roman Empire in the 5th century, there were very few kings in the empire who would afford to maintain the standing army। क्योंकि इतना सब chaos वगैरह मच चुका रहता था, इतना ज्यादा वॉर वगैरह रहता, तो बहुत कम ही लोग आर्मी में ऐसे बचे हुए थे जो कि मतलब स्टैंडिंग आर्मी को सर्व कर सके। मतलब आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर इन द 5th सेंचुरी, 5th सेंचुरी में काफी ज्यादा फॉल वगैरह देखने मिला था, तो बहुत कम ही ऐसे किंग्स थे जो कि स्टैंडिंग आर्मी को अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि एक आर्मी का बहुत ज्यादा खर्चा आता है मेंटेनेंस का। So the kings granted the portion of the land to the nobles, and in return the noble promised the loyalty and the protection। देखो जो ये नोबल्स थे इनको यहाँ पे जो किंग्स हैं वो अपना लैंड प्रोवाइड करते थे और इनका काम होता था, ये मंत्री होते थे बेसिकली, इनका काम होता था कि ये सर्विस प्रोवाइड करे किंग के लिए। ठीक है, द नोबल्स गेव लैंड टू द नाइट्स इन द रिटर्न फॉर द फाइटिंग बैटल्स। द नोबल्स थर्स बिकेम द लॉर्ड्स ऑफ द नाइट्स। द पीजेंट्स फार्म्ड on the land of the knights and noble in return फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अटैक्स। तो यहाँ पे ये चार सिस्टम जो मैंने अभी ऊपर बताए वही चीज को यहाँ पे एलैबोरेट करके लिखा हुआ है, इसको स्किप कर सकते हैं। बस आपको ये आई होप समझ में आ गया होगा। ये जो पिरामिड वाला स्ट्रक्चर है इसमें समझने वाली जो चीज है वो ये है कि जो किंग है वो आपके मेन ओनर ओनर है पूरे लैंड के। आई ओन ऑल द लैंड इन द कंट्री। फिर आपके नोबल्स हैं, फिर नाइट्स हैं और फिर सर्फ्स हैं। इनके बारे में एक बार आप ये पैरा पढ़ लोगे तो और क्लियर हो जाएगा। इस पूरे सिस्टम को, दिस सिस्टम ऑफ ग्रांटिंग लैंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द सर्विस वाज नोन एज फुडवालिज्म। तो इसको पूरा फुडवालिज्म बोला जाता है। बाइजेंटीन एम्पायर की बात करते हैं। इन अबाउट 395 सेंचुरी द रोमन एम्पायर वाज स्प्लिट इन द टू, द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न। दो पार्ट्स में इसको बांटा था बाइजेंटीन एम्पायर को। तो इसमें हुआ यूं था कि एक जस्टेनियन करके एक आए थे, जस्टेनियन किंग थे जो कि बाइजेंटीन एम्पायर को एक बार फिर से धरती का सबसे वेल्दिएस्ट जगह बना देते हैं। यहाँ पे इतने ज्यादा ट्रेड होते हैं
कि इसको वन बाइजेंटीन एम्पायर को वेल्दिएस्ट जगह लोकेशन बताई गई है उस समय के हिसाब से। इमरजेंस ऑफ द टर्क्स, तो तभी क्या होता है कि टर्किश लोग यहाँ पे आके अटैक करने लगते हैं। ये जो पूरा चर्च है, ये एक पहले चर्च हुआ करता था, आज के डेट फिर जब टर्की वाले लोग इसको अटैक करते हैं तो ये मॉस्क हो जाता है, और आज के डेट में इसको म्यूजियम बना के रख दिया गया है। The death of the Justinian one exposed the empire to attacks from the Goths, अरब्स एंड नॉर्म्स। बहुत सारे छोटे छोटे जो गुट होते हैं वो फिर से अटैक करने लगे जब आपके ये जो किंग थे जस्टेनियन वन, ये बहुत ही अच्छे किंग थे वहां के हिसाब से। अगर आप क्रिश्चियनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये काफी ज्यादा स्प्रेड किए थे क्रिश्चियनिटी वगैरह को भी, और कहीं ना कहीं आज के डेट पे जितने भी लोग क्रिश्चियंस वगैरह हैं, फॉलोअर वगैरह हैं, तो उनका श्रेय आप इनको भी दे सकते हो, क्योंकि ये बाइजेंटीन एम्पायर को उस समय का वेल्दिएस्ट क्लास भी बनाए हुए थे। तो काफी गोल्डन पीरियड कह सकते हो बाइजेंटीन एम्पायर का इनके राज में रहा है। लेकिन फिर टर्की के लोग यहाँ पे आके अटैक वटैक करने लगे थे, तो इसके बारे में देखते हैं। एम्पायर वॉज नथिंग मोर देन डिक्लाइंड, सराउंडेड बाय अ स्मॉल अ फ्यू स्मॉलर विलेज इन सच अ वीकेंड स्टेट। तो वही है, अटैक्ड बाय द ओटोमन एम्पायर। होता यूं है कि जैसे जो राजा होता है, वो अगर जो पावरफुल राजा है वो अपना सीट छोड़ के चला जाता है, मान लो उसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो उसके बाद जो एम्पायर है वो बहुत जल्दी वीक पड़ने लगता है। इसका एग्जांपल इंडिया से भी ले सकते हो कि अशोका जब थे तो काफी बड़ा एम्पायर था, अशोका ने जैसे ही गद्दी छोड़ी तो एम्पायर पल भर में टूट गया। वैसे यहाँ भी एम्पायर जस्टिनियन की डेथ के बाद टूट जाता है, और वहां पे ओटोमन आके अपना राज बसा लेते हैं और उसको अपनी कैपिटल बना देते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपोल को। अब कुछ वॉर्स लड़े जाते हैं। इन द 11th century the Turks captured the Jerusalem. They threatened the Christian visitors and later banned them from entering the Jerusalem. तो जो टर्किश लोग होते हैं वो क्रिश्चियंस को एंटर करने से मना कर देते हैं जेरूसलम में। जो जेरूसलम है वो काफी इंपॉर्टेंट जगह है क्रिश्चियंस के लिए, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो टर्क्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोनों में आज के डेट तक भी मुठभेड़ चलती रहती है इसमें, और बहुत सारे वीडियोस वगैरह आते रहते हैं इसराइल वाले पार्ट से। तो वर्ल्ड वॉर भी बोल सकते हैं कि हो सकता है इसको लेके, तो काफी सारे यहाँ पे चीजें आती हैं। Moreover, the victory of the Turks over the Byzantine Empire led many Christians to believe that their religion was under threat. ऐसे नहीं बोलते धर्म खतरे में आ गया, तो फिर बाइजेंटीन एम्पायर जो था, उस पे जब कंट्रोल टर्किश लोगों का आ गया था, तो बहुत सारे क्रिश्चियंस ऐसा सोचने लगे थे कि उनका रिलीजन खतरे में आ गया है। It was against this background that in 1095 century, Pope Urban II urged Christians to go to the Holy War or the Crusade and recapture Jerusalem, a part of the Holy Land, from the Turks. तो देखो होता यूं है कि एक यहाँ पे लीडर उभर के आते हैं जिनका नाम है पोप अर्बन सेकेंड। इन्हीं की वजह से कह सकते हो पोप का जो कल्चर है आज के डेट तक वो कहीं ना कहीं पोप को हम लोग कैसा एज अ लीडर देखते हैं ना, कि ये यहाँ का लीडर है पोप। तो इन्हीं के टाइम से शुरू हो गया था, इनने बहुत स्पीचेस दिए थे, बहुत लोगों को मोटिवेट किया था कि हमें जाके क्या करना है, वॉर लड़ने, धर्म युद्ध पे हमें जाना पड़ेगा। धर्म युद्ध बोल सकते हो इसको, जो हॉली वॉर है हॉली लैंड के लिए। तो इसको और दूसरा नाम इसको क्रूसेड्स भी बोला गया है। तो इन जो क्रिश्चियंस हैं उनके बीच में और टर्किश लोगों के बीच में बहुत सारे वॉर्स यहाँ पे रिलीजन के लिए हुए थे। थस बिटवीन दिस, ये वाला जो टाइम पीरियड है इसके बीच में हुए थे, 10th सेंचुरी और आपकी 12th सेंचुरी के बीच में। हाउएवर क्रूसेड्स वर अनेबल टू रिकैप्चर जेरूसलम, तब भी जेरूसलम में आज तक भी वहां पे मुस्लिम लोग हैं, तो ये लोग कहीं ना कहीं कैप्चर नहीं कर पाए थे उस जगह को, ठीक है। और क्रिश्चियंस भी हैं वहां पे, दोनों हैं। Impact of the Crusades. The Crusades left a lasting impact on Europe. Crusades increased the Pope's authority among the Christians. Crusade से एक ये इम्पैक्ट पड़ा कि जो पोप है उसको लोग अथॉरिटी मानने लगे, पोप की जो पोजीशन है आपकी। People looked upon the Pope as their guide and leader. The Crusades were exposed to the cultural and the scientific progress of the Greeks and the Turks. This led the foundation of the rival interest in the classical knowledge. The Crusades learned about the magnetic compass and the gunpowder from the Turks. जो मैग्नेटिक कंपास है उसको कैसे यूज करना है, गन पाउडर को कैसे यूज करना है, ये टर्किश लोगों से सीखा आपके क्रिश्चियंस ने। उस समय के जो ये जो क्रूसेड्स में लोग लड़ रहे थे ना वॉर में, तो उसके उसकी वजह से ये लोगों ने चलाना सीख लिया टर्किश लोगों से, कंपास कैसे चलाते हैं और गन पाउडर कैसे चलाते हैं। द यूज ऑफ द गन पाउडर ग्रेटली
undermined the role of the knights and contributed to the decline of the feudalism. और क्योंकि गन पाउडर और इन सब की यूज की वजह से जो नाइट्स है उनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम हुआ, तो फेडरलिज्म पे भी इफेक्ट पड़ा कि मतलब जमीन किसके पास कितनी रहेगी उस पे भी इफेक्ट पड़ा। ठीक है, ये लास्ट पेज है, इसको पढ़ेंगे तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। Crusades paved the way for the increased trade contacts between the Asia and the Europe. The demand for the luxury goods such as silks, spices and carpets increased in the Europe trades. तो देखो कहीं ना कहीं ट्रेड्स वगैरह करना लोग शुरू कर दिए थे। और यहाँ पे एक और वर्ड आता है, द रिवाइवल ऑफ द यूरोपियन आर्ट एंड लिटरेचर दैट रफली स्पैंड फॉर द 14 टू द एंड द 17th सेंचुरी। देखो 14th और 17th सेंचुरी के बीच में जितने भी आपके इंग्लिश स्पीकिंग लोग थे यहाँ पे यूरोप वगैरह में या फिर दूसरे जो भी लैंग्वेजेस स्पीक करते थे, तो उन लोगों ने क्या किया, उनने एशिया के बीच में क्या किया, एशिया और यूरोप के बीच में ट्रेड वगैरह करना स्टार्ट किया। उस ट्रेड में सिल्क वगैरह, स्पाइसेस वगैरह, कारपेट्स वगैरह ये सब वो लोग एक्सचेंज किया करते थे। और यहाँ पे उन लोगों ने अपने खुद की जो लिटरेचर है उसको भी अच्छा करने के लिए 14 से 16 सेंचुरी के बीच में बहुत सारे लिटरेचर वगैरह भी लिखना शुरू किए। उसके आगे की मोनेस्ट्रीज एंड देयर इम्पैक्ट। मोनेस्ट्रीज की बात करें तो मोनेस्ट्रीज वर्ड का मतलब होता है बिल्डिंग इन विच द मॉन्क्स लिव्ड, वो बिल्डिंग्स जिसमें मॉन्क्स वगैरह रहते हैं। तो क्रिश्चियनिटी के स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स बनाए गए थे। एज क्रिश्चियनिटी स्प्रेड इन द यूरोप मेनी मोनेस्ट्रीज वर बिल्ड। These became the residence of the monks. Like men, many women also devoted their lives to the god and are called nuns. जो नन्स होते हैं वो आपकी वो महिलाएं होती हैं जो कि समर्पित कर देती है अपना पूरा जीवन किसी क्रिश्चियनिटी के उसमें जाके, मतलब मॉन्क्स। जैसे कि जो मॉन्क्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पूरी लाइफ दे देते हैं क्रिश्चियनिटी के लिए। तो वैसे ही जो नन्स होते हैं वो वुमेन होती हैं जो कि पूरी लाइफ अपनी डिवोट करती हैं गॉड्स के लिए। दे लिव्ड इन द न्यूरेरीज, ये वो जगह है जहाँ पे मतलब नन्स रहेंगे। आर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्वेंट्स, आपके कॉन्वेंट्स सही है, तो इसीलिए आपके स्कूल वगैरह का भी जो नाम होता है वो कॉन्वेंट स्कूल होता है, ठीक है, गर्ल्स वगैरह का जो होता है। द monks and the nuns led the simple lives and did not hold any worldly possessions, prayers to the gods and served the people. सर्व जो पब्लिक की सर्विस है उसको यहाँ पे मेन माना जाता है कि ये लोग पब्लिक को सर्व करते थे, प्रे करते थे गॉड को, ये सब है। आपके एसटी फ्रांसिस, ये भी इस नाम पे भी बहुत सारे आपने स्कूल देखे होंगे। बेनेडिक्ट और ऑस्टेन अगस्तीन, ये आपके कुछ नेम्स है, फेमस नेम्स हैं जो कि आपके फेमस क्रिश्चियन मॉन्क्स थे, तो इनके नाम आप हाईलाइट कर सकते हो। द मोनेस्ट्रीज प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेडिवल यूरोप। मेडिवल यूरोप में मोनेस्ट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मोनेस्ट्रीज वर द सेंटर फ्रॉम विच क्रिश्चियनिटी स्प्रेड टू द अदर रीजन्स, ये सेंटर था जिससे एक जगह से दूसरी जगह पे क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुई। ट्रेवल्ड फार एंड वाइड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द जीसस क्राइस्ट, ग्रेजुअली मैनी पीपल एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी, तो बहुत सारे लोग इसमें क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करने लगे। Monasteries were the centers of the learning, studied the Latin and the handwritten books, and also studied the manuscripts. Manuscripts वगैरह जो handwritten books वगैरह होती हैं उनको manuscripts बोला जाता है, इसकी भी यहाँ पे पढ़ाई वगैरह होती थी। Monasteries served people, ये लोग service to the society करते थे। They guided by the motto service to the society। तो फिर ये लोग क्या करते थे, स्प्रेड करने के लिए बहुत सारे आपके मोनेस्ट्रीज फॉर्म किए, फिर वहाँ पे आप पढ़ाई लिखाई हो रही है, वहाँ पे लोग डिवोट कर रहे हैं टू द गॉड, और बहुत सारे मैसेजेस का स्प्रेडिंग हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो। इसी के साथ ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।